प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह आपके साथ राजनीतिक अधिकारों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। यहाँ पर मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि सामाजिक अधिकारों पर हम पहले के भाग में चर्चा कर चुके हैं और इस भाग में हम राजनीतिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके माध्यम से देश का प्रत्येक नागरिक राज्य के कार्यों में भाग लेने के योग्य बनता है। यानी कि इन अधिकारों के द्वारा नागरिक को देश की राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्राचीन काल में राज्य के कार्यों में भाग लेने की छूट केवल राजा को, उसके परिजनों को और राज दरबारियों को होती थी। आम जनता को शासन संबंधी कार्यों में भाग लेने का कोई अवसर नहीं दिया जाता था। लेकिन आज प्रजातंत्र का युग है और प्रजातंत्र शासन जनता का शासन होता है। इसमें देश का प्रत्येक नागरिक भाग लेता है। इसलिए विश्व के प्रत्येक देश में नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के कुछ आवश्यक शर्तों के साथ राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन राजनीतिक अधिकारों में सबसे पहला अधिकार आता है वोट का अधिकार। जैसा कि सर्वविदित है, आज लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं विधान पालिका और कार्यपालिका की भूमिका में होती है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वहां पर संभव हो सकता है जहां पर थोड़ी जनसंख्या वाले छोटे छोटे नगर राज्य हों। लेकिन आज के युग में विशाल जनसंख्या वाले बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्य पाए जाते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को स्वीकार करना संभव नहीं है। तो आज लगभग अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को पूरे विश्व में स्वीकार किया गया है। और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता स्वयं शासन के कार्यों में भाग न लेकर के वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और प्रतिनिधि शासन संबंधी कार्यों का संचालन करते हैं। आज पूरे विश्व में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, यानी कि आयु के आधार पर वोट का अधिकार देना। एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार दे दिया जाता है। भारत में 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वोट का अधिकार प्रदान किया जाता है। पहले 21 वर्ष की आयु के वयस्क को वोट का अधिकार प्रदान किया जाता था, लेकिन 1985 में 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया है। वोट डालने की आयु प्रत्येक देश में अलग अलग हो सकती है। यह उस देश के भौगोलिक वातावरण पर निर्भर करता है कि वहां वयस्क होने की उम्र क्या है। लेकिन इस वयस्क मताधिकार का जो इतिहास है वह ज्यादा पुराना नहीं है। विश्व में प्रजातंत्र का घर कहा जाने वाला देश इंग्लैंड में इसको 1918 में लागू किया गया। इससे पहले वहां संपत्ति को आधार माना जाता था, यानी कि जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा संपत्ति होती थी उसको उतने ही ज्यादा वोट डालने का अधिकार दिया जाता था। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1928 में मिला है। लेकिन भारत में आजादी के तुरंत बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया है। अगला है चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार
वोट डालने के अधिकार को औचित्य प्रदान करता है, क्योंकि बिना चुनाव लड़ने के अधिकार के केवल वोट डालने के अधिकार का कोई औचित्य नहीं हो सकता। इसलिए विश्व के प्रत्येक देश में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करने के बाद चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला है सरकारी एवं संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार। प्रत्येक प्रजातंत्रीय देश में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समानता के आधार पर सरकारी एवं संवैधानिक पद, कुछ आवश्यक योग्यताएं एवं शर्त पूरी करने के बाद यह पद प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन विश्व के कई देशों में राजनीतिक पदों को, संवैधानिक पदों को प्राप्त करने के लिए कुछ एक विशेष योग्यताएं या शर्तें रखी गई हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना जरूरी है, लेकिन भारत में इस प्रकार की जन्म की, जाति की, धर्म की, वंश की, नस्ल की, रंग की कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। अगला है सरकार का विरोध करने का अधिकार। सरकार का विरोध करने का अधिकार एक बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक अधिकार है। प्रत्येक प्रजातंत्रीय देश में नागरिकों को सरकार की गलत नीतियों की, कार्यों की आलोचना करने, विरोध करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन ध्यान रहे कि सरकार की आलोचना एवं विरोध संवैधानिक तरीकों से किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़ व आगजनी के साधनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर एक बात और स्पष्ट है कि केवल सरकार की आलोचना व विरोध करने का अधिकार ही नहीं, प्रजातंत्रीय देश में प्रत्येक नागरिक को सरकार के गलत कार्यों को, सरकार की गलत नीतियों को न्यायपालिका में चुनौती देने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अगला है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। राजनीतिक दल व प्रजातंत्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि राजनीतिक दलों के बिना प्रजातंत्र और प्रजातंत्र के बिना राजनीतिक दल संभव नहीं है। और राजनीतिक दल ही किसी भी देश में सरकार का गठन करने या फिर सरकार का विरोध करने के लिए जनमत का निर्माण करते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रजातंत्रीय देश में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक दल का निर्माण करने या किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी भी देश में नागरिकों को दिए गए ये राजनीतिक अधिकार उस देश की प्रजातंत्र के सही मायने में मापक होते हैं। इनसे ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस देश का प्रजातंत्र कितना सफल व मजबूत प्रजातंत्र है।